Hello and welcome to this video जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा HR toolkit. Now HR is kind of a misunderstood specialization. A lot of people think that HR मतलब people management होता है. तो अगर थोड़ी सी empathy होगी और थोड़ा सा concern होगा about people तो you are good at HR. But ऐसा नहीं है. HR में there have been a lot of practitioners, a lot of research has been done. काफी सारे लोगों ने HR पे काम किया हुआ है. Because of that there are a lot of theories that exist. सिमिलर टू मार्केटिंग जहां पे मैंने कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस बताया था, एचआर के अंदर भी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू द डेफिनेशन, बट लोग जनरली एक टर्म को दूसरे टर्म के अगेंस्ट यूज कर लेते हैं. तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल टर्म्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एचआर एंड वी विल सी 10 थियरीज दैट एग्जिस्ट व्हेन इट कम्स टू एचआर. तो लास्ट तक देखना, स्पेशली इफ यू आर एन एचआर एस्पिरेंट तो पूरा का पूरा वीडियो देख लेना. नाउ टू स्टार्ट विद इसको यूज कैसे करना है. सो फर्स्ट स्लाइड पे आई हैव टोल्ड यू व्हाट ऑल टॉपिक्स आर देयर दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एचआर. व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज टू गो फॉर केस स्टडीज और गो फॉर एग्जांपल्स जहां पे हर एक चीज के बारे में कुछ बताया गया है. When it comes to the theories, I would suggest that you try to relate them to your work experience or your understanding of the corporate work culture. तो वहां पे if you are able to associate it with your examples, I think it will be much better. But theory का knowledge होना is very important and it will set you apart from the other candidates जिनके पास शायद इतना knowledge नहीं होगा in terms of theory. Having said that, everything that we are going to discuss today is going to be covered more or less in your first trimester or second trimester of MBA. So this is the foundation that will help you do well in your HR specialization as well. So start करते हैं सबसे पहले HR and OB. तो HR होता है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड OB होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो HR और OB के बीच में डिफरेंस क्या है? A lot of times people use HR and OB interchangeably, but ये सही नहीं है. HR होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, जो होता है एक बिजनेस फंक्शन. जैसे फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है, ऑपरेशंस होता है, वैसे ही एक बिजनेस फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज. Whereas organizational behavior is an academic discipline जहां पे बहुत सारा रिसर्च होता है, बहुत सारे लॉस या रूल्स वहां पे ले डाउन किए जाते हैं एंड देन बेसिकली पीपल यूज दैट रिसर्च टू कम अप विद सम पॉलिसीज दैट आर देयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ एचआर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज टैलेंट एक्विजिशन. सो यहाँ पे अगेन आई विल टॉक अबाउट दीज स्टेप्स इन ब्रॉड टर्म्स, बट यू कैन गो एंड लुक एट योर ओन डिपार्टमेंट कि तुम्हारे डिपार्टमेंट के अंदर टैलेंट एक्विजिशन होता कैसे है. सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई टैलेंट, हाउ डू यू अक्वायर देम, व्हाट एग्जैक्टली आर योर यूएसपीज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स यूएसपीज जहां पे शायद वो पहले से काम कर रहे होंगे. तो क्या क्या चीजें होती है जो टैलेंट एक्विजिशन के पीछे जाती है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अब टैलेंट को एक बार मैंने अक्वायर कर लिया, उसके बाद मुझे ट्रेन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा. अगर मैं कोई भी एक रॉ इंडिविजुअल को एक कंपनी से लेके आऊं और बोलूं कि दूसरी कंपनी में आज से काम करना शुरू कर दो, इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट द सिस्टम्स आर दैट वी आर यूजिंग, व्हाट द प्रोसेसेस आर दैट दे हैव टू फॉलो, हायरार्की क्या है, कैसे इवेल्युएट करेंगे, क्या क्या बोनसेस हैं बिल्ट इन, ऑल दोज थिंग्स दे नीड टू नो. इवन इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज और द स्पिरिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव टू नो कि भाई क्या क्या चीजें हैं जिसके जिसको ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बिलीव करता है, जिसमें बहुत ज्यादा बिलीफ है. सो ये सारी चीजें उनको बतानी पड़ेंगी. तो ये पार्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का. तो जैसे ही मैं किसी को ऑन बोर्ड लूंगा, अब मैं ऑन बोर्ड कैसे करता हूँ वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैं सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग करता हूँ या फिर मैं लैटरल हायरिंग करता हूँ या फिर मैं रेफरल्स से हायर करता हूँ. ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर इन एक्विजिशन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसका अगला स्टेप होगा. उसके बाद कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स कि क्या कंपेंसेशन देना चाहिए, क्या बेनिफिट्स देने चाहिए. कुछ चीजें होती हैं जो यू विल हैव टू गिव इन टर्म्स ऑफ योर सैलरी एवरी मंथ, बट देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू प्रपोज सो एज टू मेक श्योर दैट दीज पीपल स्टे विथ योर कंपनी फॉर लॉन्गर. तो 3 साल के बाद कुछ इंसेंटिव दे दिया, कुछ ईसॉप्स दे दिए, कुछ परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स दे दिए. तो ये सारी चीजें होंगी इन टर्म्स ऑफ कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स. इन टर्म्स ऑफ लेबर लॉस एंड कंप्लायंस, सो कितने लोग होने चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ. तो ये सारी चीजें आती है लेबर लॉस एंड कंप्लायंस के अंदर. तो काफी सारे एक्ट्स है. फैक्ट्रीज एक्ट इज बेसिकली समथिंग दैट इज टेकन एज अ बेंचमार्क. तो उसके बारे में इफ यू रीड इट्स वेरी थियोरेटिकल इफ यू लुक एट इट, बट देन अगेन इट विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ऑल लॉस आर देयर दैट नीड टू बी फॉलोड एट अ वर्क प्लेस. अगर वो नहीं है देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम.
देन इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन एंड लीडरशिप, तो मोटिवेट कैसे करेंगे एम्प्लॉयज को। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है जहाँ पे एचआर आर जनरली मेड फन ऑफ, कि वो लोग रंगोली कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर कुछ सीक्रेट सैंटा ऑर्गेनाइज करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट इट गोज मच बियॉन्ड दैट। यू हैव टू कीप योर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड। तो अब डेफिनेटली मैनेजर्स, जो रिपोर्टिंग मैनेजर्स होते हैं, उनका एक कोर कियारे बोल सकते हैं, तो होगा जहाँ पे यू आर सपोज टू मोटिवेट पीपल हु आर रिपोर्टिंग टू यू। बट टॉप लीडरशिप और ये सब लोगों का जो अलाइनमेंट होता है वो ठीक है कि नहीं, दैट बेसिकली कम्स टू द एचआर। सो द एचआर शुड प्रपोज थिंग्स एंड एग्जीक्यूट थिंग्स जिससे मोटिवेशन बना रहे एम्प्लॉयज के अंदर, एंड लीडरशिप को भी, मतलब यू शुड अलाइन द गोल्स ऑफ द लीडरशिप विद द गोल्स ऑफ योर एम्प्लॉयज एंड एवरीवन एल्स एज वेल। नेक्स्ट, टीम डायनामिक्स। तो टीम डायनामिक्स में कैसे वी विल इंश्योर दैट ऑल टीम्स आर वर्किंग टुगेदर। सो लेट्स से देयर इज अ डिवीजन जो रिसर्च डिवीजन है, देयर इज अ सेल्स डिवीजन। अब सेल्स डिवीजन और रिसर्च डिवीजन के बीच में अगर कुछ तालमेल ही नहीं होगा, इफ दे आर नॉट मीटिंग ईच अदर, इफ दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, लेट्स से कुछ मेरे पास एक फॉर्मल फोरम नहीं है जहां पे बोथ दीज पार्टीज कैन कम टुगेदर एंड डिस्कस थिंग्स, तो फिर इट्स गोइंग टू लीड टू अ डिजास्टर एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। तो टीम डायनामिक्स मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एज अ होल, कि क्या कल्चर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, व्हाट आर दी वैल्यूज दैट द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर, तो उसको हर एक डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर भी यू हैव टू इंश्योर दैट दैट कल्चर इज फॉलो। एंड एम्प्लॉय बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स, तो क्या बिहेवियर है एम्प्लॉयज का, कैसे होना चाहिए, क्या क्या एट्रीब्यूट्स आर रिक्वायर्ड फॉर समवन टू बी ऑनबोर्डेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। तो एज एन एचआर यू विल बी लुकिंग एट वन और मेनी ऑफ दीज थिंग्स दैट आई हैव मेंशन्ड। तो एक एचआर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी चीजें करते हैं। सो टैलेंट एक्विजिशन, जिसके अंदर शॉर्ट लिस्टिंग, रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग, ये सारी चीजें आएंगी, एंड ऑल दीज आर डिफरेंट टर्म्स बाय द वे। सो मुझे बताना कमेंट्स के अंदर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट लिस्टिंग, रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग, तीनों अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पे टैलेंट एक्विजिशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, लेबर लॉस, मोटिवेशन, लीडरशिप, टीम डायनामिक्स, कल्चर एंड एम्प्लॉय बिहेवियर। तो इसमें से कुछ चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेगी एज एन एचआर। अब देखते हैं थियरीज, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट दे सीम लाइक वेरी ऑब्वियस बिट्स, बट इसमें काफी रिसर्च गया हुआ है, एंड आफ्टर दैट दीज थियरीज हैव बीन प्रपोज्ड। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ। The first concept that I'm going to propose is something which is extremely well known. It is called Maslow's hierarchy of needs. अब ये मार्केटिंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, एचआर के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे Maslow's hierarchy of needs क्या होता है? So this is one table that you can look at. At the very base, everybody needs these things to be able to survive. उसको बोलते हैं physiological needs. Physiological needs क्या होता है? Air, food, water, sleep, shelter, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, आई वुड ऑल्सो से मे बी एजुकेशन फॉर दैट मैटर, जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं ये सारी चीजें होंगी तो सर्वाइवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। दी सेकेंड लेवल, एक बार ये वाला मेरा सॉर्ट हो जाता है ना, मेरे खाने पीने का अगर इंतजाम हो गया एंड एवरीथिंग इज डन एंड सॉर्टेड, देन आई कैन मूव टू सेफ्टी नीड्स, कि भाई अभी तो मेरा खाना पीना वगैरह ये सब तो सिक्योर है, बट नाउ आई नीड पर्सनल सिक्योरिटी। मुझे ना एम्प्लॉयमेंट चाहिए जिससे ना पैसा आता रहे घर पे, कुछ सेविंग्स हो, हेल्थ मेरा ठीक रहे, प्रॉपर्टी मेरे पास हो, मेरे पास एक परमानेंट सोल्यूशन हो फॉर रेसिडेंस। सो ऑल दीज थिंग्स आर योर सेकेंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड द सेफ्टी नेट और सेफ्टी नीड्स दैट एक्सिस्ट। दी थर्ड पार्ट इज लव एंड बिलोंगिंग। अब ठीक है, चलो फाइनेंशियली वगैरह तो हम सब सॉर्ट हो गए हैं। अब अगर मेरी जॉब लग गई है, अब अगर मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, देन पीपल जनरली से राइट, अभी तो शादी कर लेनी चाहिए। सो समथिंग लाइक दैट। सो लव एंड बिलोंगिंग बेसिकली कम्स आफ्टर दैट इन दिस हायरार्की। तो इसमें हम बोल रहे हैं फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, ये सारी चीजें जो होंगी, जो मुझे मेंटली सेन रखेंगी। मे बी सो फाइनेंशियली आई एम सॉर्टेड, बट मेंटली मुझे सेन रखेंगी। दीज आर लव एंड बिलोंगिंग। तो ये आता है नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद है एस्टीम। अब ये सब तो ठीक है, चलो मैं तो एक जिंदगी जी रहा हूं जहां पे मनी इज कमिंग, आई हैव अ फैमिली दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ, या दे आर टेकिंग केयर ऑफ मी, बोथ ऑफ अस आर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर। ये सारी चीजें तो चल रही हैं, मेरा खाना पीना सोना ये सब चीजें आर टेकन केयर ऑफ, यहाँ पे मुझे इशू नहीं है। बट नाउ व्हाट विल हैपन, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। आई शुड डू अ रिस्पेक्टेबल जॉब, आई शुड बी अ रिस्पेक्टेबल एंटरप्रेन्योर, लेट्स से फॉर एग्जांपल। और ये सारी चीजें करके ना लोग मुझे देखेंगे, और एंड आई विल बेसिकली फील वैल्यूड। तो यहाँ पे स्टेटस आता है, यू कैन बाय सम गैजेट एंड सी कि देखो मेरा स्टेटस कहाँ पे आ गया। तो ये सारी चीजें आप तब करोगे जब आपके बाकी सारे नीड्स आर टेकन केयर। उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? आई हैव एक्चुअलाइज्ड, आई हैव रियलाइज्ड व्हाट इज माय पोटेंशियल। ये मुझे बनना था और मैं वो पूरी तरह से बन चुका हूं, दिस इज माय फाइनल फॉर्म, लेट्स से।
तो वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो द गोल ऑफ एवरी इंडिविजुअल विल बी टू फाइट फॉर फिजियोलॉजिकल नीड्स. धीरे 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 करके सारे नीड्स को कवर करते जाओ, एंड वंस एवरीथिंग इज सिक्योर, यू हैव बिल्ट अ नाइस इकोसिस्टम अराउंड योरसेल्फ, देन यू आर टू अचीव ग्रेटनेस. तो वहां पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो मेरा सबसे पोटेंशियल, मतलब जितना ज्यादा मेरा पोटेंशियल है वो सबको मैंने अनफर्ल कर दिया है, ये मेरा पूरा पोटेंशियल है. दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विच एवरीबडी वांट्स इन लाइफ. तो ये होता है तुम्हारे एचआर के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू हैव टू एंश्योर दैट पीपल हैव देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स मेट, सेफ्टी नीड्स मेट, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम, ये सारी चीजें आनी चाहिए, तभी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा. नहीं तो तुम्हारे एम्प्लॉयज कभी भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स बाय मैस्लो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थियरी. नाउ यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं जहां पे मतलब वी आर बेसिकली लुकिंग एट जॉब सेटिस्फैक्शन यहाँ पे. सो दो चीजें होती है. एक होते हैं मोटिवेटर्स. अब मोटिवेटर्स क्या करते हैं, पुश करते हैं आगे की तरफ. दे इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन. कैसे करेंगे, करियर ग्रोथ देंगे, हम कुछ चैलेंजिंग वर्क देंगे, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, रिकॉग्निशन देंगे, ये सारी चीजें अगर करेंगे तो दे विल मोटिवेट पीपल टू परफॉर्म देयर जॉब वेल, बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब. तो ये होगा मोटिवेट करेंगे. दूसरा भी एक चीज होगा, हाइजीन फैक्टर्स भी तो होने चाहिए. सिर्फ मोटिवेट करके नहीं चलेगा कि और काम करो और काम करो, ऐसे बोल के तो नहीं चलेगा. यू ऑल्सो हैव टू एंश्योर दैट पीपल आर नॉट सैड अबाउट देयर जॉब, पीपल आर नॉट डिससैटिस्फाइड विथ देयर जॉब. मोटिवेट नहीं करेंगे बट एटलीस्ट स्टेटस को तो मेंटेन करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, सैलरी देंगे. सो इफ यू कीप ऑन गिविंग सैलरी, पीपल विल नॉट वांट टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. भले तुम उनको रिस्पेक्ट मत दो, चैलेंजिंग वर्क मत दो, बट सैलरी तो दे दो, वर्किंग कंडीशंस ठीक रखो, जॉब सिक्योरिटी दो, कंपनी पॉलिसीज बनाओ. ये सारी चीजें अगर करोगे तो पीपल विल बी लेस इंक्लाइंड टू लीव द जॉब. एंड मोटिवेटर्स में पीपल विल अगेन बी लेस इंक्लाइंड टू लीव देयर जॉब, बट दे विल बी एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड. तो ये पॉजिटिव चीज होता है जो मोटिवेटर्स होते हैं. एंड हाइजीन फैक्टर्स इज बेसिकली फ्लैट, उसमें डिससेटिस्फैक्शन कम करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट थियरी, कॉन्सेप्ट नंबर 3. यहां पे मैं बात कर रहा हूं मैकग्रेगॉर्स थियरी एक्स एंड थियरी वाई. तो थियरी एक्स एंड थियरी वाई टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट एग्जिस्ट. सो थियरी एक्स बोलता है ट्रेडिशनल व्यू ऑथोरिटेरियन मैनेजमेंट. अब ये होता है बहुत सारी कंपनीज के अंदर देखा होगा दैट पीपल बिलीव दैट जनरली लोगों को ना काम करने की इच्छा नहीं होती, एम्प्लॉइज डिसलाइक वर्क एंड मस्ट बी कंट्रोल्ड. एंड द सेकंड थिंग इज दे नीड क्लोज सुपरविजन, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड एक्सटर्नल रिवॉर्ड स्लैश पनिशमेंट्स. तो अब यहाँ पे क्या होता है, लोगों को इनहेरेंटली अच्छा बुरा कुछ भी नहीं पता, अगर तुम उनको छोड़ दोगे ना तो वो काम नहीं करेंगे. सो एम्प्लॉइज हैव एन इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ नॉट डूइंग देयर वर्क. इसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को हमेशा सुपरविजन करना चाहिए. तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे यू विल सी अ लॉट ऑफ रूल्स दैट आर देयर, दैट यू आर सपोज्ड टू हैव लंच ओनली एट दिस पॉइंट इन टाइम, everybody is supposed to be in office at a particular point in time, everybody is supposed to wear some kind of clothes that are there, everybody is supposed to behave in a certain manner. किसी को भी अपने चेयर से उठना नहीं है, किसी को भी कहीं पे जाना नहीं है, कोई भी बात नहीं करेगा किसी और से ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑथोरिटेरियन मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट को लगता है अगर मैं आयरन फिस्ट के साथ ये कंपनी चलाऊंगा या चलाऊंगी तो ही ये कंपनी का भला होगा, अदरवाइज एम्प्लॉइज आर सुप्रीमली not motivated to work. Theory Y on the other hand is a modern view, जहां पे बोलते हैं पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली होता है that everybody is motivated to work, employees are self motivated and they seek responsibility. कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ये मैं सामने से बोलूंगा. द पीपल एट द टॉप नीड नॉट टेल मी कि नहीं तुमको ये करना है, फिर वो करना है, फिर ऐसे करना है, फिर वैसे करना है. This is modern view that exists. They thrive in an environment of trust, flexibility and empowerment. तो मुझे अगर बोला जाए कि भाई तुम्हारा ये प्रोजेक्ट है, तुमको ये 31st मार्च के पहले खत्म करना है, एंड इफ आई एम मोटिवेटेड इनफ आई विल फिगर अ वे आउट ऑफ फिनिशिंग इट बिफोर द 31st. मुझे हर 2 दिन में पूछना नहीं पड़ेगा कि अरे प्रोजेक्ट का क्या हुआ, कहां तक पहुंचा, ये माइलस्टोन क्या हुआ, वो माइलस्टोन क्या हुआ, ये मुझे पूछते नहीं बैठना पड़ेगा. पीपल ऑन देयर ओन आर मोटिवेटेड इनफ टू वर्क एंड फिनिश देयर प्रोजेक्ट्स बिकॉज दे आर ऑल्सो दे वांट टू डू इट, राइट. सो ये आ जाता है. थियरी एक्स बोलता है कि भाई लोगों को काम करना पसंद नहीं है, थियरी वाई बोलता है लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो, दे विल डू देयर वर्क एंड दे विल फिनिश देयर जॉब. जनरली मिक्स होता है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव मिक्स्ड थियरी एक्स एंड थियरी वाई वाले सिनेरियोस एट देयर वर्क प्लेस, बट इन सम ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो काफी फैमिली रन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, वहां पे ट्रेडिशनल व्यू ज्यादा काम करेगा, बिकॉज पीपल बिलीव दैट एवरीवन नीड्स टू बी लुक्ड एट इन विद द expectation that they are not going to do their work. तो ये होता है not really a good thing to have in my opinion, but yes, there is theory X and theory Y that exist.
उसके बाद आता है फोर्थ कॉन्सेप्ट विच इज रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी। अब एक्सपेक्टेंसी थियरी का मतलब क्या है भाई, एम्प्लॉइज का एक्सपेक्टेशन क्या होता है और क्या एक्सपेक्टेशन पूरा करने पे दे विल वर्क हार्डर। तो कब वर्क करेंगे, जब उनको पता है कि जो एफर्ट उन्होंने डाला है ना उससे उनको कुछ रिवॉर्ड मिलता है जो वैल्यूएबल है। सो फर्स्ट स्टेप, एफर्ट लीड्स टू परफॉर्मेंस। अगर वो एफर्ट ज्यादा डालेंगे तो परफॉर्मेंस बेटर होगा। तो उनको क्या लगता है कि यार अगर मैं ज्यादा एफर्ट डालू ना तो मेरा परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। So let's say for example, they will do something which is outside of their workplace. So मुझे workplace के अंदर हर 3 महीने में एक presentation देना होता है। So what I will do, I will feel that अगर मेरा PPT अच्छा हुआ तो of course I will be getting better value, better rewards because of that। तो मैं क्या करूंगा, मैं बाहर जाके एक पीपीटी का कुछ एक छोटा सा वर्कशॉप कर लूंगा जिससे आई एम एबल टू मेक बेटर पीपीटीज, लेट्स से फॉर एग्जांपल। वो मैं कर दूंगा तो मैं एफर्ट डाल रहा हूं जिससे मेरा परफॉर्मेंस बेटर होगा। My PPTs will look better, my performance in these reviews will be better। अब मुझे परफॉर्मेंस बेटर क्यों देना है, बिकॉज आई नो और समहाउ आई हैव फिगर्ड आउट दैट अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो उससे मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा। आई विल गेट मीनिंगफुल रिवॉर्ड्स। एंड रिवॉर्ड्स का क्या मतलब है, द रिवॉर्ड जो है ना उससे मेरे लिए कुछ वैल्यू क्रिएट हो रहा है एंड दैट वैल्यू इज हेल्पिंग मी अचीव माई पर्सनल गोल्स। नाउ दैट कुड बी मनी। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं हर 3 महीने में अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन देता रहूं, then I will get a good increment at the end of the year, because of which I will be able to buy that property or that car or that gadget which I have always wanted to buy। So that is the value that I am associating with the effort that I have put in। So effort should lead to value या effort leads to value, ये अगर मेरा belief होगा तो ही I will work harder। A counter of this theory is basically जहां पे मुझे अगर लग रहा है कि यार मैं एफर्ट डालूं और उसका कुछ वैल्यू नहीं मिलने वाला, मैं एफर्ट ही नहीं डालूंगा। I will not work harder। So that is again another part, another side of Room's expectancy theory। Next concept देख लेते हैं, Adams equity theory। अब Adams equity theory is more or less similar to what we saw earlier, but यहाँ पे एम्प्लॉइज क्या करते हैं, वो लोग अपने एफर्ट को मैच करते हैं विद द आउटपुट। सो एफर्ट एंड आउटपुट नीड्स टू बी मैच, सिमिलर टू व्हाट वी हैड सीन ऑन द प्रीवियस स्लाइड। अब यहाँ पे अगर एम्प्लॉइज को लगता है कि यार वो ना अंडर रिवॉर्डेड है, वो एफर्ट तो डाल रहे हैं बट अदर एम्प्लॉइज आर गेटिंग रिवॉर्डेड मोर, आर गेटिंग मोर सैलरी, मोर रिकॉग्निशन कंपेयर टू देम बाय पुटिंग इन सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट, तो फिर वो लोग बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो लोग बिल्कुल काम नहीं करेंगे। इफ दे फील दे आर फेयरली रिवॉर्डेड दे स्टे एंगेज्ड। तो मुझे मेरे एफर्ट का रिवॉर्ड मिल रहा है उतना ही जितना बाकी लोगों को मिल रहा है, तो मैं उतना ही काम करता रहूंगा जितना मैं पहले कर रहा था, बिकॉज आई नीड नॉट डू अ बेटर जॉब कंपेयर टू द अदर्स। तो उसके लिए मैं उतना ही काम करूंगा जितना मैं पहले करा। And if they feel that they are over rewarded, let's say you are a rock star in your organization जहां पे you are getting paid more than your peers, then you will feel motivated to create a difference। they may increase their effort to justify their rewards। तो बोलेंगे यार मुझे इतना पैसा दे रही है कंपनी, इतना रिकॉग्निशन मुझे मिल रहा है, तो आई थिंक आई शुड वर्क हार्डर या फिर आई शुड पुट इन मोर एफर्ट। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है एडम्स इक्विटी थियरी के अंदर। इसके बाद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज फीडलर्स कंटिजेंसी थियरी। अब फीडलर्स कंटिजेंसी थियरी में क्या होता है, एक लीडरशिप स्टाइल नहीं होता। तो लोगों को लगता है यार एक ही लीडरशिप स्टाइल है जो हमेशा काम करता है। देयर इज नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल दैट विल हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो। व्हाट माइट वर्क फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन माइट नॉट वर्क फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या टाइप्स होते हैं लीडरशिप के, ये देखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज लीडर मेंबर रिलेशंस। अगर लीडर और मेंबर्स जो बाकी एम्प्लॉइज है कंपनी के, उनके बीच अगर अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छा ट्रस्ट है, एवरीबडी बिलीव्स दैट द लीडर इज गोइंग टू लुक आफ्टर देयर वेलफेयर एज वेल, तो सब लोग मिलकर काम करेंगे, दैट इज अ गुड लीडरशिप स्टाइल दैट वी हैव। अ वेरी पॉपुलर एग्जांपल ऑफ दिस इज व्हाट एम्प्लॉइज ऑफ टाटा से। तो वहां पे पीपल आर लाइक यार लीडर और एम्प्लॉइज के बीच में काफी ज्यादा तालमेल है, ट्रस्ट है बहुत ज्यादा, बिकॉज एवरीबडी बिलीव्स दैट द लीडरशिप इज गोइंग टू लुक आफ्टर देयर एम्प्लॉइज नाइसली। तो ये लीडर मेंबर रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टास्क स्ट्रक्चर। अब टास्क स्ट्रक्चर अगर बहुत कंपनीज के अंदर अगर मैं बता दूंगा कि भाई ये तुम्हारा जॉब है, तुमको ये करना है, ये तुम्हारे केआरएस हैं, अगर उनको मैं अच्छे से डिफाइन कर लूं, देन पीपल विल वर्क वेल एंड वर्क हार्डर फॉर दैट मैटर एंड दे विल गिव बेटर आउटपुट्स। तो वो अच्छा लीडरशिप स्टाइल बन जाएगा जहां पे यू आर टेलिंग देम भाई ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, तुमको यही करना है। ठीक है, मैं वेगली नहीं डिफाइन कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इट इन प्योर थियोरेटिकल वर्ड्स। आई एम टेलिंग यू दैट ये मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं। नेक्स्ट, लीडर्स पावर पोजीशन।
राइट? अगर लीडर बहुत ज्यादा पावरफुल है, देन अगेन दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट माइट बेनिफिट सम ऑर्गेनाइजेशंस। तो वहां पे क्या होगा, लीडर के पास पावर है टू हायर समवन, टू फायर समवन, डिसाइड ऑन द वेजेस। इफ द लीडर इज बेसिकली द वन हु इज कॉलिंग ऑल द शॉट्स, तो वहां पे भी एक अलग पावर मिल जाता है। बिकॉज ऑफ दैट पीपल माइट ऑल्सो बी, अगेन दे माइट वांट टू please the leader, or they might want to do something which aligns with the view of the leader, and because of which the organization might also grow. तो यहाँ पे एक कोई लीडरशिप स्टाइल अच्छी नहीं होती है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट यू आर लुकिंग एट। इनफैक्ट एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यू कैन हैव दीज थ्री टाइप्स ऑफ लीडरशिप पोजीशंस एज वेल, कि कैसे मतलब लोग बिहेव कर रहे हैं विद देयर एम्प्लॉइज एंड व्हाट एग्जैक्टली आर देयर एक्सपेक्टेशंस। तो ये होता है फील्डर्स कंटिंजेंसी थ्योरी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, हैकमैन एंड ऑल्डम्स जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। तो एक जॉब में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए इफ फॉर इट टू बी मोटिवेटिंग इनफ फॉर द एम्प्लॉयज, तो क्या कोर डायमेंशंस होने चाहिए। तो फर्स्ट डायमेंशन इज स्किल वैरायटी। यार मेरा एक ही स्किल है जो मैं हमेशा यूज करते जा रहा हूं एंड आई एम नॉट इंप्रूविंग माई स्किल्स, देन इट्स अ प्रॉब्लम। आई नो दैट अगर मैं तुमको बोलूंगा कि यार तुम हर साल एक नया स्किल ऐड करते जाओ अपने आप में, देयर इज अ चांस दैट यू माइट फाइंड अ बेटर जॉब एंड यू माइट गो आउट, बिकॉज ऑफ विच आई विल कीप ऑन गिविंग यू मोनोटोनस वर्क, कि भाई यही करते रहो, सालों तक ये करते रहो, बैठो इधर ही, बिकॉज यू आर गिविंग मी गुड आउटपुट। बट देन इट डजंट मेक द जॉब एक्साइटिंग, राइट? तो अगर जॉब एक्साइटिंग होना चाहिए तो स्किल वैरायटी होना जरूरी है। इट्स नॉट लाइक मेरा एक ही स्किल है, मैं आके सिर्फ टाइपिंग कर रहा हूं तो मैं वही करता रहूंगा पूरा जिंदगी, नॉट रियली। यू हैव टू improve your skills, and if a job improves your skills or asks you to develop multiple skills, then it will be motivating enough. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जॉब इज टास्क आइडेंटिटी। तो एम्प्लॉइज जो होते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, सिर्फ एक पार्ट किया, जैसे मैंने बोला भी टाइपिंग करेंगे, तो तुम सिर्फ मुझे टाइप करके तो उसके बाद जो भी करूंगा मैं करूंगा। तुम सिर्फ ये मैसेज सब लोग को शेयर करो, बाकी जो करना है मैं करूंगा। तुम सिर्फ ये कॉल्स करो और उसका स्टेटस लिखो। दैट इज नॉट एग्जैक्टली समथिंग दैट विल एड वैल्यू टू यू, राइट? यू हैव टू नो कि भाई मेरे ये कॉल्स करने के बाद क्या होता है, एनरोलमेंट करने के बाद लोगों के साथ क्या होता है, लेट से मैंने ये मैसेज भेज दिया तो उसका इफेक्टिवनेस कैसे पता करते हो, ये मैसेज बन के कहां से आता है, व्हाट एग्जैक्टली आर द क्रिएटिव्स यूज्ड। सो ऑल दोस थिंग्स इफ यू आर वर्किंग ऑन, तो टास्क आइडेंटिटी तुम्हारा एक बन जाता है जहां पे यू आर लुकिंग एट एन एंटायर प्रोसेस एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस एट ईच स्टेप, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि भाई ये काम है तुमको करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। The third thing which makes a job motivating is task significance. अब task identity तो ठीक है, but task significance, तुम ये काम जो कर रहे हो उससे कुछ तो impact हो रहा है ना लाइफ में, तुम्हारे जॉब पे या तुम्हारे कंपनी के बैलेंस शीट पे तो हो ही रहा है, बट सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। तो वट एवर टास्क यू आर डूइंग, इज इट सिग्निफिकेंट इनफ और नॉट, डज इट हैव एनी मीनिंगफुल इम्पैक्ट और नॉट, दैट अगेन मेक्स अ जॉब मोटिवेटिंग। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी। तुमको थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए अपने काम के ऊपर, सब कुछ तुमको बोला गया कि यहां से जो आएगा वो वैसे का वैसे वहां जाके भेज दो, देन यू आर नॉट रियली लर्निंग एनीथिंग, यू आर नॉट बिल्डिंग अ न्यू स्किल व्हाटसोएवर। तो इसके लिए थोड़ा ऑटोनॉमी होना भी जरूरी है। इफ अ जॉब हैज टू बी मोटिवेटिंग, देयर हैज टू बी सम ऑटोनॉमी इन्वॉल्व, कि तुम अपने हिसाब से इसको वर्ड करो, तुम अपने हिसाब से इसको चेंज करो, ट्वीक करो, मेक 10% 20% चेंजेस टू इट, उतना मैं तुमको फ्रीडम दे रहा हूं। एंड देन डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, ऑफ कोर्स यू कैन बी आस्क्ड और यू कैन बी रेज टू द नेक्स्ट लेवल और समथिंग, बट ये होगा ऑटोनॉमी दैट यू विल हैव। The next thing that makes a job motivating is feedback. तो employees receive clear performance evaluations. तो भाई feedback ऐसे हश हश टोन्स में नहीं बात करना चाहिए, हाँ सब ठीक, सब ठीक है, सब ठीक है, और पीछे आके बोलो यार ये तो काम ही नहीं करता, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। That doesn't work. Employees have to be given feedback, clear performance evaluations होने चाहिए, which tell them whether they are doing the right thing or not. क्योंकि गलती अगर कर रहे हो तो उनको पता होना चाहिए कि गलत कर रहे हैं, instead of you suddenly telling them after a year कि भाई ये तुम्हारा तो बहुत ही गड़बड़ चल रहा था, तुमको भी काम से निकाल देंगे। It doesn't make any sense. So a job has to have these 5 core dimensions for it to be sufficiently motivating for its employees. Next, in terms of the 8th concept that we have, Lewin's change management model. तो change कैसे मैनेज करते हैं, तो change होता है वो 3 स्टेज में होता है, if you look at it. The first is unfreeze. Unfreeze का क्या मतलब है, सब एम्प्लॉयज को बताओ कि भाई कुछ चेंज होने वाला है, थोड़ा अवेयरनेस दो, जो भी रेजिस्ट करने वाले हैं तुमको पता है उनको हटा दो, मतलब नॉट हटा दो बट मेक श्योर दैट यू एड्रेस देम, रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दो, दैट इज बेसिकली व्हाट आई मेंट। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम मिसक्रिएंट्स whom you think are not adding value to the organization at all and are going to be resistant to that change, maybe you might want to take care of them as well. But the first thing is unfreeze, सब unlock कर दो, make everybody aware that something like this is happening. Don't spring a surprise कि भाई देखो सडनली कल से ना हम लोग पूरा चेंज कर देंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। धीरे 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 यू शुड डू इट, बिकॉज द एम्प्लॉयज दैट आर देयर, दे हैव आल्सो प्लेस्ड ट्रस्ट इन यू, तो तुमको बहुत धीरे धीरे ये चीज करनी चाहिए।
सेकंड, जो चेंज होगा वो तो नई पॉलिसीज होंगी, टेक नया कुछ आएगा, स्ट्रक्चर चेंज होंगे, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, जो भी हम प्रोसेसर्स यूज कर रहे थे वो चेंज हो सकता है, कौन किससे क्या बात करेगा, एवरी मंथ वी आर गोइंग टू हैव मीटिंग, एवरी वीक वी आर गोइंग टू हैव मीटिंग, ये सारी जो पॉलिसीज होंगी ना ये धीरे धीरे चेंज होंगी। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट जहां पे चेंज मैनेजमेंट काम आएगा। एंड द थर्ड थिंग इज रीफ्रीज। एक बार एवरीबडी गेट्स यूज टू इट, एवरीबडी हैज अलाइंड विद द न्यू स्ट्रक्चर दैट इज देयर, उसको फ्रीज कर दो फिर से एक बार और बोलो कि भाई ये ही होगा, ये कल्चर है, ये पॉलिसी है, ये हैबिट है, तो अब ये धीरे 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 बिल्ड होंगे। सो दैट इज बेसिकली हाउ चेंज वर्क्स। यू अनफ्रीज, चेंज, रीफ्रीज, ये चलता रहेगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वांट टू मेक अ चेंज, अगेन यू विल अनफ्रीज, अगेन यू विल have the change and you will basically freeze it again. Next, the ninth concept that we have, Tuckman's stages of team development. Again, this is something which every team goes through. तो जब भी एक टीम बनता है तो वो ये 5 स्टेजेस के थ्रू जाता है। The first thing is called forming, जहां पे ये टीम बनती है, सारे मेंबर्स आते हैं, मे बी दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस, दे आर फ्रॉम डिफरेंट वर्टिकल्स, दे आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, सारे लोग आते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि चलो तुम्हारा रोल क्या है, मेरा रोल क्या है, ओके वी विल डू दिस, आई विल डू दिस, ये हमारा कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे करके एक रोल्स जो होते हैं वो धीरे 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 डेवलप होना शुरू होते हैं, बट देन दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कोहेसिव यूनिट। अब सेकेंड चीज में क्या हो जाएगा, बिकॉज एवरीबडी इज न्यू एंड दे आर कमिंग विद देयर एक्सपर्टीज, द सेकेंड स्टेज विल इन्वॉल्व स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग मतलब क्या, स्टॉर्म जैसे होगा, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स दैट विल अराइज, देयर विल बी चैलेंजेस इन कोलैबोरेशन, लोग लड़ेंगे एक दूसरे के साथ, तुमको लगेगा कि मैं इंटरवीन कर रहा हूँ, यू विल फील और आई विल फील दैट यू आर डूइंग समथिंग एल्स, तो ऐसे चलता रहेगा, एवरीबडी विल गो थ्रू दैट स्टॉर्मिंग वाला फेज। The third thing is norming. अब धीरे 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 people realize and they come together and then they resolve the differences between each other. धीरे धीरे तुम्हारा workflow smooth हो जाएगा। द फोर्थ इज परफॉर्मिंग। अब ये सब तो स्मूदन हो गया, टीम इज बिहेविंग लाइक अ यूनिट, तो अब हम करेंगे परफॉर्म। तो अभी होगा परफॉर्मेंस वाला पार्ट जहां पे तुम्हारा एक्चुअल जो प्रोसेस है या जो भी तुम्हारे तुम्हारे पास प्रोजेक्ट है दैट बेसिकली गेट्स कंप्लीटेड। एंड एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर एडजर्निंग, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, टीम अलग अलग हो गया, सब लोग गए अपने अपने रास्ते। नाउ प्रोजेक्ट एंड्स एंड दैट इज बेसिकली व्हेन एडजर्निंग हैपेंस। We'll go to the last concept of this video, which is called Goleman's emotional intelligence theory. So emotional intelligence is a word, a buzzword, which a lot of you would have heard of. But क्या होता है emotional intelligence और successful leaders में क्या attributes होने चाहिए? So if someone asks you who according to you is your visionary, dream visionary या dream leader, people whom you look up to, अगर ये वाले questions पूछे जाए तो define them on these attributes and you can say that Goleman's emotional intelligence theory is something that I personally like to evaluate leaders on, and according to these 5 parameters मेरे हिसाब से तो this is a good leader. So first thing is self awareness, अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशंस, कि भाई मेरे इमोशंस क्या है मुझे पता होना चाहिए। आई कांट बी लाइक कि नहीं नहीं मुझे तो लगता है कि आई एम वेरी नाइस एंड फेयर एंड एवरीथिंग, बट एवरीवन एल्स लुक्स एट मी एंड दे फील कि यार मेरे इमोशनल स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। आई कैन बी एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्सट्रीमली एंग्री और एक्सट्रीमली सैड और एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग, तो कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। सो देन दैट इज लाइक अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन। सो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए दैट यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इज द बैलेंस ऑफ इमोशंस दैट यू आर एग्जिबिटिंग। सेकेंड थिंग इज सेल्फ रेगुलेशन। अब मुझे पता है मेरे बारे में दैट कभी कभी मुझे कोई चीज को लेके लेट्स से आई गेट वेरी एंग्री अबाउट समथिंग, देन व्हेनेवर आई रियलाइज दैट आई एम गोइंग टू गेट एंग्री, दैट इज बेसिकली द टाइम व्हेन आई टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट इट कि यार मतलब ये मैंने क्यों किया, व्हाई एम आई डूइंग दिस, इज देयर अ बेटर वे ऑफ रिजॉल्विंग दिस, ये मुझे सोचना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन, जिसमें आई एम कंट्रोलिंग माई ओन इमोशनल रिएक्शंस। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट attribute for a successful leader. The third thing is social skills. A leader should be social. That is the idea. Goleman's emotional intelligence theory बोलता है leader should be social. They should not be like कि मैं अपने केबिन में बैठूंगा and I will keep on looking at data the entire day and I will do everything online. I will not meet people at all. ऐसा नहीं होना चाहिए। Workplace relationships होने ही चाहिए। In addition to that, they should also go out and see what exactly does the sector or the industry looks like. You should be on good terms with a lot of other leaders in other competing companies as well. वो करोगे तो ही मतलब you will be a successful leader, you will be able to learn from a lot of different things that are there.
The fourth thing is motivation. Yeah, you should be passionate, you should be goal driven, you should clearly have a vision that this is basically where I want to lead the organization और ये टाइम पे मैं ये करूंगा. आई एम नॉट सेइंग कि डे टू डे तुम्हारा विजन होना चाहिए कि आज ये करूंगा, कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा. नॉट रियली. बट यू शुड नो आफ्टर 5 years you want to achieve, let's say, 60% of the market share. That could be a goal that you have. And you should be passionate about your organization, right? You should kind of love your company in a way wholeheartedly कि भाई ये है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू शुड आइडियली हैव. यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर वर्क. दैट इज बेसिकली मोटिवेशन. And the last thing is empathy. You should be able to understand the emotion of others if you are to be considered as a good leader. तो दूसरों के इमोशंस भी पता होने चाहिए कि किसको कैसे मोटिवेट करना है, किसके लिए क्या करना चाहिए, हाउ डू पीपल बिहेव, हाउ डू पीपल वर्क. एंड जो पहले बताया था थियरी एक्स थियरी वाई, व्हाट मेक्स पीपल अटैच्ड टू देयर जॉब. तो ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए. अगर मैं एम्पैथेटिक होऊंगा तो ही आई विल बी अ गुड लीडर. I hope this video gave you some clarity in terms of what HR looks like and what all are the roles and expectations that you have from organizations. These concepts will help you understand it in a theoretical manner because a lot of people think HR मतलब ज्ञान होता है. ऐसा नहीं है. HR has a lot of theories that are there. These are some of the theories that I thought you should build into your answers whenever you're answering HR based questions. So use these things and model your answers accordingly. You can say, you can speak the name of the researcher who proposed the particular theory. तो करोगे तो और भी better है. You will get some brownie points because of this. Let me know what did you think about this video in the comments section below. And if you have anything else that is interesting to you, do again let me know in the comment section below. I hope all of you like the video and give me a thumbs up and subscribe to the channel. Stay subscribed and share it with all your friends whom you think will benefit from these kind of videos. I'll see you again in the next video. Till then, stay tuned everyone.